Good morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you LC सर्किट. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3-4 सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं. LC सर्किट और LCR सर्किट दो बचे हुए हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट है. यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि एक प्रेरकत्व अर्थात कुंडली यहाँ पर जुड़ी होगी. इसमें परिपथ में केवल प्रेरकत्व होगा और क्या होगा, कैपेसिटर होगा, धारिता होगी. जब ये दो उपकरण केवल जुड़े होते हैं तो इसको हम LC सर्किट कहते हैं. कुंडली जुड़ी है इसका मतलब इसमें प्रेरकत्व है, संधारित्र जुड़ा है इसका मतलब इसमें धारिता है. कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज होता है इसको हम VL कहते हैं और यहाँ पर VC होता है. तो इसका फेजर ग्राफ जो बनाएंगे सब फेजर से आपको समझना है. ये हो गई करंट की डायरेक्शन I. अब आपको बता चुके हैं जो VL होता है कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज होता है ये करंट से अग्रगामी होता है या पश्चगामी होता है. जो VL होता है कुंडली के सिरों पर वोल्टेज ये धारा से अग्रगामी होता है कि पश्चगामी होता है. अभी नहीं याद हो बताया था VL को अग्रगामी आगे चलना पसंद है, नहीं बताए थे. तो ये जो है अग्रगामी होगा, ये अग्रगामी होता है 90 डिग्री. याद करने तरीका भी बता दिए थे. VL मींस अग्रगामी, पीछे नहीं चलना मंजूर. 90 डिग्री अग्रगामी होता है. और VC में क्या बताए थे, ये 90 डिग्री पश्चगामी होता है. हाँ, राज को याद है, इसके लिए क्या संकेत बताए थे. ऐसा ना बोलो, ये तो विकास से गुस्सा आ जाएंगे. ये 90 डिग्री पश्चगामी. तो इसमें क्या बताएंगे इस परिपथ में कि इस परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है और धारिता होती है. फेजर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे कि इस परिपथ में जो कुंडली के सिरों पर वोल्टेज होता है यह वैद्युत धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है और जो इसके सिरों पर वोल्टेज होता है संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज होता है ये प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होता है. ये फेजर ग्राफ बता रहा है. अब इसके बीच अगर हम परिणामी वोल्टेज निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा. देखिए यहाँ पर दो वोल्टेज हैं, ये और ये. तो इनका जो परिणामी निकलेगा तो एक कोई भी जो अधिकतम होगा, VL अधिकतम है तो इस डायरेक्शन में वोल्टेज हो जाएगा, VC अधिकतम है तो उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा. अगर हम कहें कि VL अधिकतम है तो जो परिणामी वोल्टेज निकलेगा V, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये हो जाएगा VL माइनस VC. यहाँ पर देखिए किसी कोड पर नहीं है, 180 डिग्री पर ये लगे हुए हैं. एक VL उधर है, VC इधर है. यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि R नहीं जुड़ा हुआ है. अगर रेजिस्टेंस R भी जुड़ा होता ओमी प्रतिरोध तो उसके सिरों पर भी कोई ना कोई वोल्टेज होता. तो यहाँ भी 3 वोल्टेज हो जाते. यहाँ पर केवल 2 वोल्टेज हैं, VL और VC. तो इनका जो परिणामी विभव आएगा, परिणामी विभव विभवांतर V बराबर आएगा VL माइनस VC. V बराबर VL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR होता है तो IXL लिख सकते हैं और VC की जगह क्या लिख सकते हैं, IXC लिख सकते हैं. तो ये I कॉमन होकर इसके अपान में आ जाएगा. V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC. इसको हम क्या कहते हैं, Z. परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा V अपान I, ये Z हो जाएगा. Z इक्वल टू XL माइनस XC. यहाँ पर Z है परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा. संपूर्ण प्रतिबाधा. इसकी जगह आप और भी लिख सकते हो आगे. क्या, इसकी जगह XL की जगह ओमेगा L और यहाँ पर लिख सकते हो 1 अपान ओमेगा C. XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C. ओमेगा की वैल्यू भी लिख सकते हो. ओमेगा वही है हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में जो पढ़ के आए हो 2πn पढ़ते थे. यहाँ m की जगह f लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है. चाहे तो ये भी रख सकते हैं. तो इस परिपथ की विशेषता क्या है जो ये यूज होता है बहुत ज्यादा. देखिए इस परिपथ में अगर XL और XC बराबर हो जाए, इस परिपथ में यदि XL बराबर XC हो जाए तो Z का मान क्या आएगा, 0 हो जाएगा. परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो यदि इस परिपथ में XL इक्वल टू XC हो जाता है तो परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा 0 हो जाती है. और जब प्रतिबाधा 0 हो जाएगी तो जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होगी. उसमें जो आयाम होगा बहुत उच्च हो जाएगा. अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को रोकने के लिए यहाँ पर कोई नहीं होगा, ऐसे चलेगी प्रत्यावर्ती धारा कूदते हुए. मतलब बहुत हाई आयाम से बहुत उच्च आयाम, ये क्या होता है, आयाम.
तो जब इस परिपथ में संपूर्ण प्रतिबाधा शून्य हो जाती है और किसी भी परिपथ में करंट को कंट्रोल कौन करता है? प्रतिरोध ही तो करता है। तो जब प्रतिरोध रह ही नहीं जाएगा, मतलब जेड का मान शून्य हो जाएगा, तो इस परिपथ में जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, उस वैद्युत धारा के जो कंपन का आयाम होगा वो बहुत उच्च हो जाएगा। इस ऐसे तेजी से कंपन करते हुए इसमें करंट चलेगी, जो कि विनाशकारी भी होती है, सर्किट को जलने का भी खतरा रहता है और इसका उपयोग भी हम कर लेते हैं एक दूसरे कम्युनिकेशन मीडियम में। एक प्रकार से अगर इस साधारण परिपथ में उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार की वैद्युत धारा जिसका आयाम बहुत उच्च हो जाए, तो उस परिपथ के जलने का भी खतरा है। दूसरे इस उच्च आयाम के जो कंपन उत्पन्न हो जाते हैं धारा के, इसका हम एक प्रकार से उपयोग भी कर लेते हैं एलसी सर्किट में। एलसी सर्किट बनता है कम्युनिकेशन मीडियम में। तो इसका उपयोग भी है और इसका जो है हानिकारक भी है और जो है उपयोगी भी है। ये दोनों प्रकार से है। इनको हम क्या कहेंगे? उच्च आयाम वाली वैद्युत धारा। उच्च आयाम का मतलब है कि ऐसे ऊपर नीचे को इनकी जो श्रृंग और गर्त जिनको आप कहते हैं, ये बहुत हाई हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जब एलसी परिपथ में एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं तो इसमें परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा शून्य हो जाती है, जिससे इसमें उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के कंपन का आयाम बहुत उच्च हो जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं और किसी विशेष युक्ति में प्रयोग करने पर ये हमारे लिए उपयोगी भी होती हैं। फिर अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी वो कितनी होगी वो भी आगे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी होगी एलसी परिपथ में अनुनाद तथा अनुनादी आवृत्ति, और इस अनुनादी आवृत्ति का ही उपयोग होता है एलसी परिपथ में। देखिए कि ये लास्ट फार्मूला आपका आया है Z = XL - XC। तो यहाँ पर आप कहेंगे जब XL = XC अगर ऐसा हो जाता है तो Z बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो Z बराबर 0 हो जाएगा, जिससे परिपथ में जो वैद्युत धारा होती है उसके कंपन का आयाम बहुत उच्च हो जाता है। लिखा तो है अनंत हो जाता है, बहुत उच्च मतलब अनंत हो जाता है। ये तो मैंने बहुत छोटा सा आयाम बनाया है, एम्पलीट्यूड। जब ये Z बराबर 0 हो जाता है, आप सीधी सी बात समझिए, धारा को भंवर धारा बनने में कंट्रोल कौन करता है? प्रतिरोध। अभी पीछे भंवर धारा समझा रहे थे कि भंवर धारा कब बन जाती है? जब उस टुकड़े का प्रतिरोध बहुत ही कम हो। अगर प्रतिरोध उच्च है तो भंवर धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो जब यहाँ पर प्रतिरोध ही 0 हो गया पूरे परिपथ का, तो जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी इसके कंपन का आयाम बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसके कंपन का आयाम बहुत अधिक होता है, इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा की अनुनादी आवृत्ति। इसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा की अनुनादी आवृत्ति। और जिस परिपथ में यह घटना घटित होती है उस परिपथ को हम कहते हैं अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ जिसमें एक्सएल बराबर XC हो जाए, Z = 0 हो जाए, उस परिपथ को हम अनुनादी परिपथ कहेंगे। और इस परिपथ में जो वैद्युत फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी वैद्युत धारा को, उसको हम अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। जो बहुत उच्च आयाम वाली वैद्युत धारा उत्पन्न होगी उस वैद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए निगमन भी आपको फिर करना है। यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति निकलेगी कैसे? अनुनादी आवृत्ति के लिए XL = XC, XL = XC, इस घटना में अनुनादी आवृत्ति उत्पन्न होगी। XL होता है ω/L और XC होता है 1/ω/C। ओमेगा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ω² हो जाएगा। L को यहाँ पर ले आइए 1/LC। ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2πf। यहाँ पर f होती है प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर होती है आवृत्ति, इसका स्क्वायर है = 1/LC। यहाँ पर हो जाएगा 4π² और f² 1/LC। f² = 1/4π²LC। जब यहाँ से 4π हटाएंगे यहाँ आ जाएगा। अब हमको f फ्रीक्वेंसी निकालना है तो f = हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इस पर अंडर रूट लगा दीजिए 1/4π²LC। तो f = 1/4, यहाँ से 2 आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और अंडर रूट बनेगा LC। इसको हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये जो f है ये है अनुनादी आवृत्ति। किसकी अनुनादी आवृत्ति? प्रत्यावर्ती धारा की, ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तो ये अनुनादी आवृत्ति के लिए निगमन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अनुनादी आवृत्ति के लिए निगमन कीजिए, सिंपल सा भी है। और अनुनादी आवृत्ति होती क्या है ये भी पूछा जाएगा, तो कहेंगे कि अनुनादी परिपथ में जब ऐसी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है जिसके कंपन का आयाम बहुत उच्च होता है, आयाम बहुत उच्च मतलब ऊपर नीचे को कंपन उसके बहुत अधिक हो जाते हैं, तो इसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, मतलब अनुनादी वैद्युत धारा कहते हैं या अनुनादी प्रत्यावर्ती धारा
कहते हैं। यहाँ पर कई लाइन है, अनुनादी परिपथ है, अनुनादी प्रत्यावर्ती धारा है, और ये अनुनादी आवृत्ति के लिए निगमन है। तीन चीजें एक ही में सब लिखना है। नेक्स्ट परिपथ होगा LCR परिपथ। LCR परिपथ जो अच्छी बातें होती हैं वो कहीं से भी मिले ग्रहण करना चाहिए, और जो खराब बातें होती हैं उनको जहां पर भी वक्त हो वहां त्याग देना चाहिए। LCR परिपथ, इसको आप डिफाइन कर सकते हो अगर आपको L परिपथ पता है, C परिपथ और R परिपथ, तीनों एक साथ डिफाइन कर दीजिए, LCR परिपथ हो जाएगा। पहली लाइन तो सब जानते हैं, क्या लिखोगे? वह परिपथ जिसमें प्रेरकत्व होता है और धारिता होती है और ओमीय प्रतिरोध होता है, LCR परिपथ कहलाता है। और इसमें आप कहीं से बैटरी नहीं जोड़ दोगे DC, क्योंकि AC करंट आप पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर L हो जाएगा, C, और ये ओमीय प्रतिरोध R। यहाँ पर वोल्टेज VL, VC, और यहाँ पर वोल्टेज को हम क्या लिख रहे हैं? VR लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका फेजर ग्राफ आप जानते हैं, R परिपथ में वैद्युत धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, VI और VR समान कला में होते हैं। और L परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है VL, वो वैद्युत धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है VC, वो 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो कैसे डिफाइन करोगे? इसमें बहुत आसान है ये याद करना, पूरा परिपथ। ये LCR याद है तो सारे परिपथ आपको याद हैं। चलिए यहीं पर हम 6 परिपथ एक साथ डिफाइन किए दे रहे हैं। नंबर 1 R परिपथ, वह परिपथ जिसमें वैद्युत धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, R परिपथ कहलाता है। L परिपथ, वह परिपथ जिसमें कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। फिर C परिपथ, वह परिपथ जिसमें संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज वैद्युत धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। अब LR, वह परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज वैद्युत धारा के समान कला में होता है, और प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है। LR परिपथ हो गया। RC, वह परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VR वैद्युत धारा से समान कला में होता है, तो समान कला में ही बोलोगे, और संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VC वैद्युत धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी, VC हो गया। LC, वह परिपथ जिसमें प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज वैद्युत धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज धारा I से 90 डिग्री कला में पश्चिमगामी होता है। सारे परिपथ हो गए। अब LCR पढ़ने ही जा रहे हैं। तो LCR परिपथ में तीनों को एक साथ बता दोगे। वह परिपथ जिसमें कि ओमी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VR वैद्युत धारा I से समान कला में होता है, प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VL वैद्युत धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VC वैद्युत धारा I से 90 डिग्री कला में पश्चिमगामी होता है। ठीक है, ये इसके कलांतर आप सभी बता दोगे। अब परिणामी वोल्टेज कैसे निकाला जाए? यहाँ पर तो 3 वोल्टेज हैं, तो सबसे पहले इनका और इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? यदि VL अधिक है, VL इज ग्रेटर देन VC, वैसे अगर ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगाना चाहते हैं तो दोनों के बीच अंतर का चिन्ह लगा दीजिए। अंतर का मतलब है जो भी बड़ा होगा उससे छोटा घटाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? VL, चलिए अंतर हम लगा दे रहे हैं VC। पहले में भी अंतर, अगर हम ग्रेटर देन लेस देन ना लिखे, अंतर का मतलब है जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटा दीजिए। और ये जो चिन्ह होता है किसका होता है? अंतर का चिन्ह यहाँ पर होता है। ठीक है, माइनस नहीं, अंतर। तो हमने क्या किया? इनका दोनों का रिजल्टेंट निकाला। इनका दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, कितना? VL माइनस VC। अब ये भी साथ में, अब ये भूल जाइए कि VL और VC है, यहाँ पर नहीं है। अब इनकी जगह कौन सा वोल्टेज बचा है? VL माइनस VC। अब एक वोल्टेज ऊपर की ओर ही जा रहा, एक ये है, इसका रिजल्टेंट हमको इस डायरेक्शन में निकालना है V। ठीक है, तो अभी पिछले भी पढ़ के आए हो, अगर 2 वोल्टेज, एक ये है एक ये है, 90 डिग्री पर होते थे तो इसका परिणामी कैसे निकालते थे? अंडर रूट दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब वो बताने की जरूरत नहीं, बताएं तो फिर से हम ये करें। देखो यहां से इसको हम ये करें, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी काट, यानी 90 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा काट। ठीक, यहाँ पर तो, और ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? VR। अगर फिर से जानना चाहते हो तो ये हो गया VL माइनस VC,
और ये वी आर था तो ये भी क्या हो जाएगा वी आर, और ये आपका हो जाएगा कर्ण यहाँ पर परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ पर भी जो परिणामी वोल्टेज निकलेगा, क्योंकि ये सदिश राशियां नहीं है तो डायरेक्ट हम सदिश वाला रूल लगा दे। परिणामी विभवांतर V इक्वल टू अंडर रूट ये आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा VL, अंतर का चिन्ह लगाओ और चाहे घटाने के लिए लगाओ तो बताना पड़ेगा कौन ग्रेटर देन कौन लेस देन VR स्क्वायर। ये बात समझ पाए आप। जो है यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, ये 90 डिग्री होगी, इधर VR था तो ये VR हो जाएगा और ये है VL माइनस VC। ये परिणामी आप निकालने जा रहे हैं, इसका परिणामी वोल्टेज V कितना होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में एक तरीके से मैंने लगा दी हुई। मान रख दीजिए सभी, VL का मान हम क्या लिख सकते हैं I XL अंतर, VC का मान I XC होल ऑफ स्क्वायर, और VR की जगह I R होल ऑफ स्क्वायर। यहां से देखिए I स्क्वायर, यहां से I अगर कॉमन लेंगे तो होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा I स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा XL अंतर XC होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा I स्क्वायर R। अब I स्क्वायर यहाँ है, यहाँ कॉमन बाहर आएगा तो I अंडर रूट XL अंतर XC होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर यहाँ छूट गया, हाँ R स्क्वायर, ये I यहाँ पर आ जाएगा V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे Z, परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा XL माइनस XC, माइनस नहीं अंतर है, ये स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये है परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा, परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा। अगर इसमें हम XL बराबर XC कर दे तो क्या अनुनाद की घटना होगी? अगर इसमें हम XL बराबर XC कर दे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ओमी प्रतिरोध R तो नहीं 0 हो जाएगा ना, R तो रहेगा। तो जब R रहेगा तो इसमें अनुनाद की घटना नहीं होगी, अनुनादी आवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ये भी कह दे, LCR परिपथ में ये कह दे कि ओमी प्रतिरोध भी शून्य है, अगर इसमें कह दे ओमी प्रतिरोध शून्य है और XL बराबर XC है, तो ये भी परिपथ किस प्रकार बिहेव करने लगेगा, अनुनादी परिपथ की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब तक ये R शून्य नहीं होगा तब तक XL बराबर XC होते हुए भी जो Z होगा वो R के बराबर होगा। अर्थात अनुनादी परिपथ तभी बनता है जब Z का मान शून्य हो जाए, परिपथ में टोटल प्रतिबाधा जो है वो शून्य हो जाए। तो ये आपका LCR परिपथ का हो रहा है। यहाँ पर आपको बता चुके हैं XL की जगह ओमेगा L लिख सकते हैं आवश्यकता पड़े जैसा भी, और यहाँ पर 1 अपान ओमेगा C रख सकते हैं, ठीक। ये परिपथ हो रहा। अच्छा, हम पिछले परिपथ में आपको शायद वो नहीं बताए थे, कलांतर, ठीक है। यहाँ पर हम कलांतर बता रहे हैं, इसमें कलांतर कैसे निकालोगे। ये वाला एंगल आप ले लीजिए, I और V के बीच कलांतर, हाई V और I के बीच कलांतर, V I के बीच कलांतर। आपको पहले हम बताए थे कि अगर हमको कलांतर निकालना है tan फाई तो नीचे क्या रहता है सदैव VR, ये बता चुके हैं, नीचे सदैव VR ही आएगा क्योंकि ये आधार का काम करेगा, ठीक। और ये लंब लेना है तो ये लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, VL माइनस VC, VL अंतर VC, माइनस लगाएंगे तब जब हम ग्रेटर देन लेस देन बता दें, और अगर हम ग्रेटर देन लेस देन नहीं बता रहे तो अंतर का चिन्ह, मतलब कि बड़े से छोटा घटाना है। अब अगर यहाँ पर लिख दें IXL और यहाँ पर लिख दें IXC, यहाँ IR लिख दें, यही फार्मूला I कट जाएगा, ये हो जाएगा XL माइनस XC अपान R, ठीक। तो ये कलांतर का फार्मूला सब में याद कर लीजिए, पहले वाले में हमने शायद बताया नहीं था कलांतर। वैसे इसमें कलांतर बताना क्या है, उसमें कलांतर सदा 90 डिग्री आएगा कांस्टेंट। तो एक और परिपथ ऐसा है LC परिपथ जिसमें कलांतर कितना होता है 90 डिग्री। याद करना है नहीं, क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि VL ऊपर था, VC नीचे था, यहाँ कोई वोल्टेज इधर नहीं था, तो वोल्टेज निकला था, उसकी डायरेक्शन थी VL डायरेक्शन में होगी या VC डायरेक्शन में होगी। अगर VL अधिक था तो VL डायरेक्शन में उसका वोल्टेज आएगा, VC अधिक होगा तो VC डायरेक्शन में आएगा। किस परिपथ की बात कर रहे हैं, LC, समझ रहे हैं। तो LC परिपथ में अगर पूछा जाए कलांतर कितना होता है VI के बीच 90 डिग्री होता है। तो तीन परिपथ ऐसे हैं, एक L
एक R और एक LC, नहीं L और C और LC, तीन पर्वत ऐसे हैं जिसका कलांतर आपको ज्ञात कर लेना पहले से 90 डिग्री होता है, कांस्टेंट है, और R में कलांतर कितना होता है 0 अंश होता है, ठीक। और बाकी सब में आपको कलांतर निकालने का फार्मूला यहाँ पर होता है।